हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज के अपने सेशन में अपन लोग देखने वाले हैं सीटेट 2022 में जो आपके पेपर हुए थे एसएसटी के, यानी कि जो सोशल साइंस के पेपर हुए थे। टोटल जो आपके क्वेश्चंस आते हैं 60 क्वेश्चंस आते हैं। इन सभी का अपन लोग डिटेल डिस्कशन देखने वाले हैं। और इससे पहले अपन लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए हुए हैं, तो आप वो भी जा करके चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। जैसे जैसे लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया, पालतू पशु धीरे धीरे जंगली पशुओं से इस रूप में भिन्न होते गए। कैसे भिन्न होते गए ये इसमें पूछा गया है, तो आप लोग बताइएगा इसमें कैसे कैसे ये भिन्न होते गए हैं। उनके दांत छोटे हो गए, उनके सींग छोटे हो गए। तो इसका ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, या फिर ए और बी दोनों करेक्ट है, या फिर ए और बी दोनों इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा जो पशु है, अभी आप लोगों ने उनके सींग देखे होंगे, काफी छोटे हो चुके हैं। और जो दांत हैं वो भी छोटे हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो यहाँ पे सी हो जाएगा, कि जैसे जैसे समय बीतता गया है जो जंगली पशु हैं उनका, उनमें भी परिवर्तन आया है। जैसे इंसानों में परिवर्तन आया है उसी तरीके से जंगली पशुओं में भी परिवर्तन आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। मुगल शासकों के अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करना है और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। यहाँ पे कुछ युद्ध दिए गए हैं, कौन सा युद्ध कब हुआ था ये इसका पूछा गया है। तो पहला इसमें दिया गया है चंदेरी का युद्ध, दूसरा इसमें चौसा का युद्ध दिया गया है, तीसरा इसमें अहमदनगर राज्य को मिला लिया गया है, चौथा इसमें बीजापुर को राज्य में मिला लिया गया है। तो पहला जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो हुआ था यहाँ पे 1528 को, ठीक है। और जो चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 को हुआ था। अहमदनगर राज्य को मिलाया गया था, वो मिलाया गया था यहाँ पे 1632 में। और जो बीजापुर है, बीजापुर को राज्य में मिला लिया गया था वो 1685 में। आप लोगों को जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा हमने देख नहीं पाया कि यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। चलिए अब दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ये आप लोग डेट लिख लीजिएगा। ये चंदेरी का युद्ध कब हुआ है, चौसा का युद्ध कब हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो सकते हैं। अहमदनगर राज्य को कब मिलाया गया था और बीजापुर राज्य को कब मिलाया गया था, ठीक है। एक पेपर पेन लेकर के बैठा करिए, खाली मत बैठा करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश शासक ने महाराजा धिराज की उपाधि का प्रयोग किया था। कोई एक नहीं था, इसमें से दो से तीन हो सकते हैं, तो आप लोग इनको पढ़िए। चंद्रगुप्त द्वितीय है, समुद्रगुप्त है, विष्णुगुप्त है, चंद्रगुप्त है। तो यहाँ पे कौन से जो गुप्त वंश के शासक थे, इन्होंने उपाधि का प्रयोग किया था, महाराजा धिराज की उपाधि का। ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा, एक तो हो जाएंगे समुद्रगुप्त, इन्होंने खुद को उपाधि जो धारण की थी वो किसकी की थी, महाराजा धिराज की, ठीक है। और जो समुद्रगुप्त है इन्हीं के साथ में चंद्रगुप्त भी थे, इन्होंने भी महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। देख लीजिए इसकी व्याख्या है। महाराजा धिराज की जो उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, शकारी एवं राजा धिराज की उपाधि धारण की थी। ये भी याद रखिएगा कि किसने शकारी की या फिर राजा धिराज की उपाधि धारण की थी, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ना कि प्रथम थे। विष्णुगुप्त का अन्य नाम कौटिल्य या फिर चाणक्य था, ये भी याद रखिएगा। बृहदकोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। कभी कभार पूछ लिया जा सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में पित्रादुरा, ये क्या है, पित्रादुरा है, इससे क्या तात्पर्य है, पित्रादुरा होती क्या है, ये इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे यह एक प्रकार के कपड़े की जटिल डिजाइन थी जो मुगलों के अधीन दक्कन और आसपास के इलाकों में लोकप्रिय थी। ऐसा नहीं था पित्रादुरा, ये कपड़ों की डिजाइन नहीं थी।
आगे कहा गया है जो पितरादुरा इसका बता रहा है कि ये उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन कठोर पत्थर को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने थे। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पितरादुरा होती है क्या होती है, संगमरमर का जो पत्थर होता है उस पर डिजाइन बनाई जाती है। जैसे अपन लोग कारीगरी जो वो करते हैं, जो कारीगर होते हैं वो कार्य करते हैं, डिजाइन सुंदर सुंदर दृश्य बनाते हैं, वो किस पर बनाते हैं, पत्थर पर बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस डिजाइन को बोलते हैं पितरा दुरा, इस डिजाइन को बोला जाता है। ठीक है, बाकी के और ऑप्शन तो सभी गलत हो जाएंगे, बाकी के और ऑप्शन आपको जानने की जरूरत नहीं है। चलिए, इसका अगर उदाहरण पूछा जाए तो इसका उदाहरण है एतमादुद्दौला है, इनका मकबरा है, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्षेत्रीय संस्कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। महोदयपुरम है, अनंतवर्मन है, मंगल काव्य है, बसोहली है। उड़ीसा, केरल, कांगड़ा, बंगाल, कौन सी जगह कहाँ पर पड़ती है ये पूछा गया है। महोदयपुरम जो आपको देखने को मिलेगा ये केरला में मिलेगा। कहाँ पे मिल जाएगा, केरला में, जो कि सेकंड में दिया गया है। अनंतवर्मन ये उड़ीसा की हो जाएगी। और जो मंगल काव्य है, मंगल काव्य बंगाल में है। और बसोहली ये आपका कांगड़ा में देखने को मिलेगा। ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, उपयुक्त विकल्प को यहाँ पे सही चयन करना है। पहला कथन इसमें ये कह रहा है कि आर्यभट्ट ने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। बिल्कुल सही है, ये आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था और साथ में क्यों दिन और रात होता है ये भी उन्होंने बता दिया था। आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। जब आप पढ़ोगे, ज्योग्राफी की बुक है, इनको पढ़ोगे आप एनसीईआरटी, तो आपको उसमें देखने को ये भी मिल जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। मणिग्राम और नाना देशी ये व्यापार संघ बता रहा है। शिकस्ते और नस्तलिक ये लेखन की शैली बता रहा है। बेदी और कदमाई ये भूमि की श्रेणियां बता रहा है। मुवेंदवेर और अरैया ये उपाधियां बता रहा है। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे जो बेटी है और जो कदमाई है ये क्या है, राजस्व कर है, भूमि की श्रेणियां नहीं है। क्या है ये, भू राजस्व कर जो होता है, टैक्स होता है, ये उसका प्रकार है। तो आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी का मणिग्रामम नाना देशी व्यापार संघ हो जाएगा। सिकस्ते नस्तलिक ये आपकी लेखन की शैली हो जाएंगी। मुवेंदवेर और अरैयर ये उपाधियां हो जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का यहाँ पे विकल्प का चयन करना है। पहला कह रहा है कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के बारे में सूचना प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए थे। ये आप लोग को करेक्ट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि प्रशस्तियों में जन साधारण एवं सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया है। तो प्रशस्तियों में जन साधारण और सामाजिक जीवन के बारे में बता रहा है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। देख लीजिए इसकी व्याख्या। इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है या फिर प्रयाग प्रशस्ति लेख भी इसको कहा जाता है, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, ना कि अशोक के द्वारा। ठीक है, और जिसमें इनकी विजयों का वर्णन दिया गया है। इसी अभिलेख में इसे कविराज भी कहा गया है। किसको कहा गया है, अशोक को कहा गया है। अशोक जो है मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक रहे थे, इसको सभी जानते होंगे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। किसके द्वारा, अभिलेखों के द्वारा। अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख लिखे गए थे प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। आज थोड़ा सा जुकाम है तो बोलने में दिक्कत हो रही है, चलिए कोई नहीं।
हम्म कथन ए और बी को पढ़ना है और सही उत्तर यहाँ पे चयन करना है। पहला इसमें कह रहा है कि वीरासलिंगम कुंतलु ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था। किसके बारे में बता रहा है यहाँ पे? वीरासलिंगम के बारे में बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया हुआ है। बिल्कुल ये भी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 19वीं शताब्दी के भारत में सिंह सभाओं का गठन क्यों हुआ? क्यों हुआ था सिंह सभाओं का गठन? बताइए। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए, सिखों में प्रचलित अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए, तो बी आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। जाति प्रतिष्ठा और भेदभाव की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए, ये भी सही हो जाएगा। सिखों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, तो जो सिंह सभा चलाई गई थी सिखों के द्वारा चलाई गई थी। और यहाँ के जो ऑप्शन सही हो जाएंगे बी सी एंड डी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़िए। भारत में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में धर्म के आधार पर अधिकार जमाने, आधिपत्य स्थापित करने की निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आलोचना करता है? किसके लिए? अधिकार जमाने के लिए या फिर आधिपत्य स्थापित करने के लिए? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। सत्य शोधक समाज है, स्वाभिमान आंदोलन है, आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है। तो यहाँ पे अधिकार जमाने का है और आधिपत्य का है। आप लोग शब्द से ही समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा ज्यादा सटीक रहेगा। तो यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो जाएगा या फिर स्वाभिमान आंदोलन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलबर्ट बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है? यह विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या फिर यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे चला सकते हैं। दूसरा इसमें कह रहा है कि इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश है ब्रिटिश या फिर यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चला सकते। ये बिल्कुल करेक्ट है, मुकदमा नहीं चला सकते हैं। इसीलिए तो जो इलबर्ट बिल है ये इसका कथन नहीं होगा। इलबर्ट बिल कैसा आया था? इसमें मुकदमा चला सकते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी का और भी देख लीजिए बिल के उस बारे में, जो सही है ये सही हो जाएगा। बिल भारतीय तथा ब्रिटिश न्यायाधीश के बीच में समानता स्थापित करना चाहता था, ये भी सही है। और जो बिल आया था भारत में काम कर रहे अंग्रेजों ने सरकार से इस बिल को लाने की मांग करी थी, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए इस बिल के बारे में, जो इलबर्ट बिल है 1883 में आया गया था। ठीक है, इसमें भारतीय एवं ब्रिटिश न्यायाधीश को समान श्रेणी में रखा गया था। इस बिल में यह प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश व्यक्तियों के मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा गया है इसमें। और ये जो बिल है इसके लिए ब्रिटिश नागरिकों ने सरकार से मांग की थी। किसने की थी? जो ब्रिटिश के नागरिक थे उन्होंने ही इस बिल के मांग करी थी, जो कि भारतीयों के संदर्भ में भी सही था कहीं तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल की करना है और उपयुक्त विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। नीचे दिए गए हैं कुछ, इनको देख लीजिए। कोल विद्रोह दिया गया है, संताल विद्रोह है, बस्तर विद्रोह है, बरली विद्रोह है। तो कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 से लेकर के 32 के बीच में चला था। यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, तो ये दो हट जाएंगे आप लोगों के। और भी यहाँ पे जो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में हुआ था। बस्तर विद्रोह ये आपका 1910 के टाइम में हुआ था। जो बरली विद्रोह है ये 1940 में हुआ था। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो यहाँ पे ए हो जाएगा। इन सभी की डेटा आप लोग, फिर से कह रही हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, पेपर पर लिख लेंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नए राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को जो नया राज्य बना गया था वो हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कैसे हुआ था? भाषाई आधार पर इसका अलगाव हुआ था। ठीक है, देख लीजिए व्याख्या इसकी। 1 अक्टूबर 1953 को पहला जो भारतीय भाषाई राज्य बना था इसके रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। भाषाई आधार पर राज्य गठन हेतु बनी समितियों के सुझाव पर पूरे देश में राज्यों के पुनर्गठन को लेकर आंदोलन शुरू हुए, जिसमें मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग हो चुका था और जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसको बनाने की मांग सबसे पहले आई थी।
इसी कारण सरकार को 1953 में आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बनाना पड़ा था। ये आप लोग याद रखेंगे। क्यों इसका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है? क्योंकि ये पहला राज्य रहा था भाषाई अलग, जो भाषाई आधार पर अलग होने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र वनस्पति के वितरण को दर्शाता है? वनस्पति के वितरण इसमें पूछा गया है, यानी कि किसी एक थीम पर बना हुआ मानचित्र हो जाएगा। वनस्पति यानी कि एक पर्टिकुलर चीज ली गई है, ना कि कई सारी चीजें उसमें मिक्स करी गई हैं। तो एक पर्टिकुलर चीज यानी कि कोई एक थीम ली गई है, तो मैप कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे थीमेटिक हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। जब हम एक भारतीय शहर से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा 149 डिग्री 7 मिनट पूरब की यात्रा करेंगे, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या फिर गवाएंगे? शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नजरअंदाज कर देंगे, यानी कि शहर में जो समय लग रहा है उसको नहीं देखना है। यहाँ पे अपन लोगों को टोटल कितना निकालना है? 149 का निकालना है। तो यहाँ पे 149 का कितना हो जाएगा? 5 घंटे यहाँ पे कमी आ जाएगी। ठीक है, कहाँ पे जा रहा है? ये पूरब की ओर में जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्प ए और बी को पढ़ना है, सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। 21 जून को उत्तरी अयनांत होता है तथा मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 21 जून को बता रहा है ये। ठीक है, तो ये ऐसा सूर्य की जो किरणें होती हैं वो कहाँ पे पड़ती हैं? आपकी कर्क रेखा पर पड़ती है, लंबवत, ना कि मकर रेखा पर। ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि जो दक्षिणी अयनांत होता है 22 जनवरी को बता रहा है ये, तथा कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 22 जनवरी ना होकर के 22 दिसंबर होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोब के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इनको अपन लोगों को सही बताना है कौन सा उचित दिया गया है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीप, महासागर को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें कह रहा है कि ग्लोब हमारे लिए उपयोगी तब होता है जब हमें पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना होता है। नहीं, ग्लोब पे अपन पूरी पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, उसको घुमा घुमा करके। केवल एक भाग का यहाँ पे अध्ययन नहीं होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिया गया है आप लोगों के ए में ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आप लोग शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप संहति के निर्माण के मुख्य खनिज है? महाद्वीप संहति के निर्माण के पूछा गया, यानी कि किन 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 खनिज से मिलकर के अपना महाद्वीप बना हुआ है। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सियाल सीमा और जो निफे है। तो अपना जो महाद्वीप बना हुआ है सिलिका और एल्यूमिनियम के द्वारा बना गया है। जो आपका दुर्बलता मंडल है उसमें वो सीमा से बनकर बना हुआ है। जो आपका कोर क्षेत्र होता है पृथ्वी का, वो बना हुआ है निफे से, यानी कि निकेल और फेरस से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ वन दिए गए हैं, कौन से वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, उनके नाम पूछे गए हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, और शीतोष्ण सदाबहार वन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शीतोष्ण सदाबहार पर्णपाती वन है, यहाँ पे आप लोगों को बाज के पेड़ देखने को मिल जाएंगे, एस के मिलेंगे, बीस के मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यहाँ पे आप लोगों को साल, सागवान, शीशम देखने को मिल जाएंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जाएंगे आप लोग, तो वहां पे आप लोगों को रोजवुड मिल जाएगा, आबनूस मिल जाएगा, महोगनी मिल जाएगा। ये सभी आप लोगों के कहाँ पे मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार में जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को चीड़ मिलेगा, यूकेलिप्टस मिल जाएगा, बांस के भी कुछ कुछ पेड़ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पे आप लोगों को करेक्ट हो रहा है वो सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित अभिकथन ए और आर में दिए गए हैं, कौन सा सही है अपन लोगों को बताना है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, ये आप लोगों को बता रहा है। तो ठीक है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं, ये ठीक हो जाएगा। क्यों आता है? क्योंकि इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य चंद्रमा की ज्यादा हो जाती है। आगे कह रहा है ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है,
एक सीध में होते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी के कारण क्या होता है, ज्वार आता है, जो कि अभी अपन लोगों ने पहले इसमें थोड़ी सी बात कर ही ली थी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा आप लोगों का ए और आर दोनों सही हो जाएगा, व्याख्या भी ठीक कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सी स्थायी पवनें नहीं है? स्थायी पवनें पूछी गई हैं यहाँ पे। पश्चिमी पवनें, पूर्वी पवनें, मानसूनी पवनें, व्यापारिक पवनें। तो जो यहाँ पे मानसूनी पवनें हैं ये किसी एक पर्टिकुलर मौसम में चलती है, हमेशा नहीं चलती है ये। तो ये कैसी हो जाएगी, आपकी अस्थायी पवन हो जाएगी, स्थायी पवनों में नहीं आएगी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हुए वायुमंडल की परतों का यहाँ पे सही से क्रम पूछा गया है। तो पहले यहाँ पे समताप मंडल दे रहा है, हटा देंगे इसको। यहाँ पे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के घर पास पास बने होते हैं? ग्रामीण बस्तियों के घर पूछा गया है, पास पास में बने होंगे। रेखीय है, वृत्ताकार है, प्रकीर्ण है, सघन है। तो देखिए सघन यानी कि कॉम्पैक्ट यानी कि घने घने। तो ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कलवार यानी कि मल्चिंग का महत्व क्या होता है? मल्चिंग क्या होती है? पीड़कों को दूर रखना, पौधों को बेहतर वृद्धि में सहायक होना, या फिर उर्वरक की भांति कार्य करना, या फिर मृदा की नमी बनाए रखने में सहायक होना। तो जो मल्चिंग होती है यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी में वो पानी होता है, उसको अपन लोग गुड़ाई करके और उसके ऊपर एक पॉलिथीन का एक रैप पेपर यानी कवर सा बना देते हैं, जिससे क्या होता है, और जो पौधे की जो जड़ होती है जिसका वो तना ऊपर जाता है उसको ऊपर निकाल देते हैं, बाकी को पॉलिथीन से कवर कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहती है, नमी बनी रहती है तो पेड़ में अच्छा बनता है, और जो पौधा होता है वो क्या होता है, जल्दी बढ़ता है, और यहाँ पे बाष्पोसर्जन कम हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही होगा वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, खनिजों के संदर्भ में पूछा गया है? खनिज खनिज का निश्चित रासायनिक संयोजन होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे तो गलत पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। खनिज अपन तुम लोग नहीं बनाते हैं, ये अपन लोगों को प्रकृति ने दिया हुआ है, उनका उपहार है, जो कि अपन लोग नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए और भी ऑप्शन देखिए। पूरे स्थान में समान यानी कि बराबर रूप में फैले होते हैं, अगर ऐसा होता तो आज हर देश अमीर होता। ऐसा नहीं होता है, पूरे स्थान पर ये समान रूप में नहीं फैले होते हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा चट्टानों के गठन में ये पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये कोई न कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, जैसे अपन लोग का मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी जो पन्ना है वहां पे क्या मिलता है, आप लोगों को हीरा मिलता है। और जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, धारवाड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ खनिज के अच्छे अच्छे संसाधन मिल जाते हैं। झारखंड है, छत्तीसगढ़ का जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पे भी क्या होता है, खनिज अच्छा खासा मिल जाता है। तो ये क्या हो जाए, कुछ पर्टिकुलर एरिया है, पूरे स्थान में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन जो सही होगा, गलत में पूछा गया है तो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग है? लोह उद्योग, कपास वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, या फिर रबड़ उद्योग। तो देखिए सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना उद्योग जो माना जाता है वो वस्त्र उद्योग में माना जाता है, वो भी क्या है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और यहाँ पे कौन सा सही है फिर से उनका चयन करना है। पद जो होते हैं राज्य और सरकार का अंतर बदल नहीं किया जा सकता। दूसरा इसमें कह रहा है, एक मिनट, हाँ, हम्म, सरकार कानूनों के प्रबंधन और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो उन प्रभुता संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है। तो बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। ठीक है, आज सर्दी यहाँ पे इतनी आगरा में कि मतलब नाक खुलने का नाम नहीं ले रही है। सुरीली आवाज हो गई है मेरी, आप भी सुरीली आवाज सुनिए। चलिए पहला यहाँ पे और भी क्वेश्चन देखिए, ए और आर में दिए गए हैं। अशसन बोल रहा है इसमें कि केरल और लद्दाख की भौगोलिक विशेषताएं भिन्न है, किंतु उनका इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभावों का साक्षी रहा है।
दूसरा इसमें कह रहा है कि इतिहास और भूगोल अक्सर क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से बंधे होते हैं। बिल्कुल, इतिहास और भूगोल, जब आप भूगोल विषय के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ जो भूगोल वेत्ता है उन्होंने भी कहा है कि अगर अपन जो हेरोडोटस है उन्होंने कहा हुआ है कि भूगोल को अपन लोग इतिहास की दृष्टि से और इतिहास को भूगोल की दृष्टि से पढ़ेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपन लोग को भूगोल भी समझ में आएगा क्योंकि ये दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो ए और आर सही हो जाएगा, जो कि व्याख्या व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक संगठन या फिर अभिकरण है जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है, नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। मंत्रिमंडल दिया गया है, संसद है, सरकार है या फिर न्यायपालिका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट हो जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो सरकार होती है इसके तीन अंग होते हैं जिनसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीन अंग कौन से होते हैं, यहाँ पे विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। तीनों को आप लोग याद रखेंगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नए कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के संघर्ष जिसे केंद्र सरकार ने 2021 में वापस ले लिया, इनके संदर्भ में निम्न कथन को पढ़ना है। 2021 वाला जो आपका किसान आंदोलन कई साल के करीब में तो चला ही था ये। इसके बारे में पूछा गया है। लोकतांत्रिक सरकार संरचना में लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और अपनी असहमति दिखाते हैं। दूसरा इसमें कह रहा है कि सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। ये निर्णय बदला गया था, क्यों बदला गया था, क्योंकि वहां पे जो जनता थी वो सब लोग प्रभावी हो गए और ये आम जनता के प्रति जिम्मेदार रहा था। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। और यहाँ पर सी ऑप्शन में ये दिया गया है तो सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, खेतिहर मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है, कारण इसमें दूसरा दिया गया है कि ये मजदूर साल भर कमाई करते हैं। सही विकल्प इसका चुनना है। तो ये साल भर कमाई करते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये बेचारे क्या करते हैं, कभी कभी इनको काम मिलता है, कई कई महीने इनको काम नहीं भी मिलता है क्योंकि कई महीने खेती में काम बंद रहता है। कभी ऐसा होता है कि बारिश का पानी, जो बारिश का मौसम होता है उसमें 3 से 4 महीने खेती बंद रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, साल भर ये कमाई नहीं कर पाते हैं। आर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, जो कि दिया गया है सी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प स्वरोजगार को एक उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा स्वरोजगार का। जमींदार के घर में काम करते हुए एक खेतीहर मजदूर, तो ये स्वरोजगार नहीं हुई। आंगनवाड़ी कर्मी, ये भी दूसरे के साथ में काम कर रही है। गांव के एक विद्यालय की शिक्षिका, तो भी ये भी गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रही है। शहर के बाजार में मछली बेचती है एक महिला, ये क्या हो जाएगी, ये स्वरोजगार वाला काम होगा। क्या होगा कि आज उसका मन है तो वो बेचेगी, जब तक मन है तब तक बेचेगी, फिर उसके बाद में वो बंद कर देगी। उसका मन है, यानी कि वो स्वरोजगार वाली महिला हो गई। ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा वो डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों में से ए और आर को पढ़ना है और कौन सा विकल्प सही है इसको सही लगाना है। जनमत को प्रभावित करने के लिए संचार यानी संचार माध्यम मीडिया द्वारा मसौदा तय किया जाना, संचार माध्यम मीडिया के व्यवसायिक घरानों से निकट संबंध है। बिल्कुल, यहाँ पे जो ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या एक दूसरे की ये नहीं कर रही है। एक तरफ जो किस तरीके से मसौदा तैयार किया जाता है वो बता रहा है, दूसरी तरफ मीडिया का यूज बता रहा है, किस तरीके से इनमें संबंध होता है लोगों के बीच में। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हो जाएगा और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा समाज में लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्रोत हो सकता है, कौन हो सकता है। महिला और पुरुष के काम को अलग अलग भाव महत्व देना, बालक शिक्षा के लिए प्रावधान होना, दहेज प्रथा को कम करना, विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय बनाना। तो समाज में लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्रोत यहाँ पे क्या हो जाएगा, महिला और जो पुरुष है उनके काम को अलग अलग भाव को महत्व देना। यानी कि आप लोगों ने अभी देखा होगा, आप लोग महसूस करते होंगे, क्या महसूस क्या देखते ही होंगे कि जैसे जो महिला लेबर होती है वो काम करती है किसी घर में, तो उसको कम पैसे दिए जाते हैं और जो पुरुष काम करते हैं वही काम पुरुष कर रहा है, वही काम महिला कर रही है, लेकिन महिला के फिर कम है पैसे और पुरुष के पैसे ज्यादा होते हैं। भले 100 रुपए ज्यादा हो या फिर 50 ज्यादा हो, पर पुरुष के ज्यादा होते हैं। तो ये क्या होता है, भेदभाव का स्रोत होता है, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संविधान की प्रस्तावना में पाए जाने वाले कौन से सिद्धांत वैमनस्य और सांप्रदायिकता को हतोत्साहित करते हैं? कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? डिसहार्मोनी और क्यूमुनलिज्म को कौन कौन से हतोत्साहित करते हैं? समानता है, भाईचारा है, स्वतंत्रता है, प्रजातांत्रिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैमनस्य और सांप्रदायिकता को जो कम करेंगे, हतोत्साहित करेंगे, वो क्या हो जाएगा? फर्टर्निटी यानी कि भाईचारा होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए इसके बारे में। संविधान की प्रस्तावना में जो पाए जाने वाला भाईचारा है, इसका सिद्धांत वैमनस्य और सांप्रदायिकता को हतोत्साहित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो ये प्रस्तावना को कहा जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो हुआ था 1973 में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना हुआ है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा संविधान के बारे में और उसकी प्रस्तावना के बारे में याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत दर्शाता है सभी धर्म समान प्रतिष्ठा पाते हैं। सभी जो राज्य होते हैं भारतीय नागरिक के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को नियंत्रित कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन अच्छा और भी है, अल्पसंख्यक के अधिकारों की सुरक्षा करना। धर्मनिरपेक्षता का यहाँ पे मीनिंग पूछा गया है, अर्थ पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, जो कि दिए गए हैं यहाँ पे किसमें? ए ऑप्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मौलिक अधिकार के तहत किसी नागरिक को कम मेहनताने पर काम करने या फिर बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? ये लाइन इसमें दो बार दे दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बंधुआ मजदूर के लिए यहाँ पे मजबूर नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर संवैधानिक सुधारों का अधिकार। तो यहाँ पे जो अधिकार हो जाएगा, किसी को अपन लोग बंधुआ नहीं बना सकते हैं, किसी का अपन लोग शोषण नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि अपन लोग आर्टिकल देखें, अनुच्छेद देखें तो ये 23 और 24 में मिल जाएगा। आप लोगों को कहाँ पे मिल जाएगा? 23 और 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक हस्याकरण के संबंध में घेटोइजेशन एक ऐसी परिस्थिति है जहां एक क्षेत्र या फिर समुदाय में एक विशेष समुदाय के सदस्यों की बहुत ज्यादा आबादी होती है। यह खाली जगह दी गई है, किसके कारण संबंधित होता है या फिर किससे संभव होता है? ये विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक के कारण, बेहतर यानी कि अच्छे नौकरी के अवसर और दाम्पत्य साथी के लिए, अकाट्य स्थिति जैसे भय या फिर विद्वेष के कारण, समुदाय के सभी सॉरी समुदाय के रूप में अधिक सुरक्षित महसूस करना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक के कारण, अच्छे नौकरी के अवसर और दाम्पत्य के लिए। ये आप लोगों का ये नहीं होगा दाम्पत्य वाम्पत्य का। अकाट्य स्थिति जैसे भय या फिर विद्वेष के कारण समुदाय के रूप में अधिक सुरक्षित महसूस करना। तो यहाँ पे आप लोगों का ए सी डी तीन ऑप्शन करेक्ट है, जो कि सी में दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसे कारणों को पहचान कीजिए जिन्होंने आदिवासी समूहों को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वैकल्पिक कामों जैसे बागान मजदूर, निर्माण कार्य के मजदूर, औद्योगिक मजदूर आदि की तरह काम करने के लिए उनके अपने परंपरागत आजीविकाओं को स्रोत से विस्थापित करने में योगदान दिया हो। कौन कौन से हो जाएंगे? किसके लिए वो विस्थापित हुए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए हैं? वन नीतियां हो जाएगा, आर्थिक परिवर्तन है, जलवायु की स्थितियां है, राज्य द्वारा राजनीतिक बल है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो वन नीतियां हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक परिवर्तन हो जाएगा और राज्य द्वारा जो राजनीतिक बल होते हैं, ये भी इसी का कारण हो जाएगा। ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है?
पाठ्य पुस्तक निर्देशात्मक प्रक्रिया नियोजन हेतु विभिन्न विचार प्रस्तुत करती है। पाठ्य पुस्तकें सूचनाओं को संतुलित एवं काल क्रमबद्ध प्रदर्शन करती हैं। शिक्षकों को अपने शिक्षण एवं नियोजन हेतु केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना चाहिए। जब जिस वर्ड में आप लोगों को केवल दिख रहा है उसको नेगेटिव मान करके हटा दीजिएगा, वो ऑप्शन आपका कभी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे जो कि सी में दिए गए हैं। इस वाले पेपर में सी का बहुमत रहा है, तो ठीक है, सी जीत गया और ये बना क्या, सरपंच। चलिए आगे बढ़िए। समाज शास्त्र में रचनावादी दृष्टिकोण प्रमुखता देता है, किसको देता है? पारंपरिक शिक्षण विधियों के शिक्षण केंद्रीय दृष्टिकोण को, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के सामान्य उद्देश्यों को, योग्यता आधारित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र और ज्ञान के निर्माण के तरीकों को। तो यहाँ पर रचनावादी दृष्टिकोण की बात कर रहा है समाज शास्त्र में, तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र और ज्ञान के निर्माण के तरीकों को ये बल देता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करते हुए निम्न में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? विभिन्न उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में लैंगिक भागीदारी, महिलाओं द्वारा घर पर किया जाने वाला कार्य हो जाएगा। तो ये अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पर पूछ रहे हैं, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ए बी सी तीनों ही यहाँ पे करेक्ट है जो कि सी डी में दिए गए हैं। ठीक है, इस बार तो डी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भूगोल की शिक्षिका कक्षा में बदलते भूमि उपयोग पर चर्चा करना चाहती है। इस उद्देश्य हेतु निम्न में से क्या उपयुक्त होगा? 50 साल की अवधि में 10-10 साल के अंतराल पर किए गए कस्बे की तस्वीरें दिखाना, ये वो कर सकती है। तो भी क्या होगा, बदलते हुए भूमि के उपयोग पर वो दिखा सकती है वो फोटो को, जो बुक्स में होती है या फिर वो आप आजकल तो एंड्रॉइड का जमाना है, वो मोबाइल पर भी दिखा सकती है। 2010 में विभिन्न देशों में भूमि उपयोग पर दी गई सारणी को देखकर निष्कर्ष निकालना, सिर्फ एक पर्टिकुलर अपन लोग को अपने ही एरिया को दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विभिन्न देशों की क्या है कि 6 से 8 तक के बच्चे हैं तो इतना ज्यादा वो नहीं समझ पाते हैं, तो आप लोग एक लोकल एरिया को दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, भूमि उपयोग की विभिन्न तस्वीरें दिखाना और औद्योगिकरण कैसे भूमि उपयोग को प्रभावित करता है, इस पर चर्चा करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ए और सी दोनों सही है। और भी देख लीजिए आगे। अच्छा, आगे ऑप्शन ही नहीं है तो ए और सी फिर से सी सही हो जाएगा, यहाँ पे सी का बहुमत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। हसियाकरण की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए किस संसाधन का उपयोग किया जाता है? समीप के एक संग्रहालय का भ्रमण करना, या फिर एक मैप जिसमें भारत के हर एक राज्य के आदिवासियों की जनसंख्या दिखाई गई हो, इंटरनेट से लिया गया एक लेख जिसका लेखक ज्ञात न हो, या फिर आदिवासी विस्थापन पर एक वृत्त चित्र बनाना। तो ये देखिए, हस्याकरण को अच्छे से दिखाना है तो क्या करेंगे अपन लोग, एक वृत्त चित्र बनाएंगे और उसमें दिखा देंगे परसेंटेज वगैरह निकाल करके। तो यहाँ पे ये अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्न गतियों में किसके द्वारा विद्यार्थी संचार माध्यम मीडिया को एजेंडा बनाने में भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर पाएंगे? आलोचनात्मक करना है उन लोगों को, उसमें सही और गलत की छांट करनी है। संचार माध्यम के विभिन्न प्रकारों को कोलाज बनाना, तो यहाँ पे कोई भी इनमें आलोचनात्मक मूल्यांकन वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा इसमें कह रहा है कि अलग अलग संचार माध्यम से विभिन्न खबरों को इकट्ठा करना और इनकी विषय वस्तु को विभिन्न श्रेणियों में बांटना, तो यहाँ पे भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आई, इसको भी काट देंगे। ठीक है, और भी आगे पढ़िए। 3-4 अलग अलग अखबारों को एक अखबार में एक एक खबर को इकट्ठा करना और इसकी विषय वस्तु, प्रसारण का पृष्ठ, लेख को दिया गया स्थान आदि की तुलना करना, बिल्कुल सही है। 4 खबरों को, एक ही खबर को 4 अलग अलग चीजों में पढ़ेंगे तो उनमें कमी महसूस होगी उन लोगों को, बच्चों को, और कहाँ पे अच्छा दिया गया है, कहाँ पे थोड़ा कम अच्छा दिया गया है, ये भी वो देख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर पाएंगे, वो आलोचनात्मक चिंतन कर पाएंगे। ठीक है, कारण और प्रभाव की फिर वो चर्चा करेंगे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, सी का बहुमत आ गया। चलिए आगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेलीविजन पर प्राइम टाइम का दिखाए जाने वाले विज्ञापनों पर सूची बनाना, ये भी इसमें नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी कानून बनने में लोगों की भूमिका को समझ पाए। निम्न में से कौन सी गतिविधि या फिर गतिविधियां उनकी कक्षा में शामिल होंगी? भारत में कानून बनने के विभिन्न चरणों पर एक थीम बॉल तैयार करना, ए सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कैसे बना, इसका उदाहरण लेते हुए इस पर चर्चा करना, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। स्वयं एक कर्तव्य यानी कि ड्यूटी चार्ट बनाना और कक्षा में चिपका देना, ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट काम है तो इसमें सब लोगों की राय लेनी है, खुद को नहीं बनना है यहाँ पे। ठीक है, तो ए और बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। आगे बढ़िए। आप स्थानांतरित कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको यह दर्शाना है कि कहाँ पर झूमिंग एवं मिल्पा की जाती है। क्या है ये? कृषि है, दोनों ही क्या है? कृषि हो जाएंगी। ठीक है, आप विद्यार्थी से विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे? झूम कृषि बोली गई है और मिल्पा कृषि बोली गई है। तो झूम कृषि भारत में होती है, मिल्पा मैक्सिको में होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों को देखो, वे कितने मनोहर दिखते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे सारे समय नाचते रहते हैं। एक शिक्षक के रूप में अगर पाठ्य पुस्तक में ऐसे कथन दिए गए हों, तो आप उसे किस संकल्पना से जोड़कर देखेंगे? रूढ़िबद्ध धारणा से, पूर्वाग्रह से, भेदभाव से या फिर लेबल से? तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो आदिवासियों को अच्छा दिखा रहा है और लोगों को बुरा दिखा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक रूढ़िबद्ध धारणा हो जाएगी, स्टीरियोटाइप हो जाएगी। हो सकता है वो टीचर भी आदिवासी हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टीरियोटाइप हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थी में आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं? कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, बताइए। किन तरीकों से साम्राज्यवाद में विजित राष्ट्रों को प्रभावित किया? बाल विवाह की हानियां क्या है? संविधान का कौन सा हिस्सा या फिर भाग स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन से कारक हैं जिन्होंने लोगों को एकजुट होने और राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में सहायता की थी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किन तरीकों से साम्राज्यवाद ने विजित राष्ट्रों को प्रभावित किया था, इसमें भी वो क्या करेंगे, आलोचनात्मक चिंतन करेंगे। बाल विवाह की हानियां क्या होंगे ये भी बता देंगे। इसमें तो सिर्फ उन लोगों को क्या करना है, उसका आंसर देखना है और लिखना है, तो ये आपका सी नहीं होगा। सी के बाद में यहाँ पे आप लोगों का डी हो जाएगा कि कौन से कारक हैं जिन्होंने लोगों को एकजुट होने और राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में सहायता की थी। तो ए बी डी हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल में मानचित्र कला तकनीक केंद्रित होती है, किस पर होती है? विषयक यानी कि थीमेटिक आधारित संपत्तियों की बेहतर समझ पैदा करने पर। तो ये बिल्कुल सही है, आप लोगों का पहला ऑप्शन तो यहाँ पर सही बन करके चल रहा है। आगे भी पढ़ते हैं। रोचक अधिगम शिक्षण प्रक्रिया विकसित एवं प्रोत्साहित करने पर, यह हटा दीजिए इसको। विषयक थीमेटिक आधारित संपत्तियों को बेहतर प्रदर्शन करना, बेहतर बेहतर नहीं है, आप लोगों को जैसा प्रदर्शन कर पा रहे हैं उसी तरीके का होगा। ठीक है, और संपत्तियों का सुंदर प्रस्तुतिकरण करना, सुंदर नहीं है, जब पहाड़ियां सुंदर नहीं होंगी तो वो कैसे दिख जाएंगी, या फिर कोई पेड़ है जो देखने में सुंदर नहीं बन रहा है तो ऐसा कैसे हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा को समझ पाए। इसके लिए निम्न में से कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त होंगी? कौन सी होंगी यहाँ पे? उनके क्षेत्र में सरकारी व प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में आंकड़े एकत्रित करना और उनकी तुलना करना। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है, ये गलत नहीं है, सही है। स्वास्थ्य सेवाएं सरकार का प्राथमिक दायित्व पर चर्चा करना, ये भी हो जाएगा। लोगों का साक्षात्कार करना और उन्हें सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को अपने अनुभवों को बांटने को कहना, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि ए बी सी तीनों ही यहाँ पे सही बोल रहे हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को ए और आर को पढ़ना है और यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। कुछ सामाजिक विज्ञानी अपने सिद्धांतों में भौतिक व प्राकृतिक और विज्ञान का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। दूसरा ये बता रहा है कि प्राय यह माना जाता है कि मात्र प्राकृतिक और भौतिक तत्वों का ही वैज्ञानिक परीक्षण संभव है। तो ये आप लोगों का ए सही हो जाएगा और आर भी सही है, साथ में उनकी व्याख्या भी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित स्रोतों में किसको प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षण के साथ में जोड़ा नहीं जा सकता है? प्राचीन भारतीय इतिहास के रूप में बात कर रहा है ये, तो गुफा चित्रकारी ये तो प्राचीन में हो जाएगा। जो लघु आकारी चित्रकारी है यानी कि मिनिएचर पेंटिंग है ये भी हो जाएगा। अभिलेख है ये भी हो जाएंगे। जो आपके पोर्ट्रेट पेंटिंग है ये अभी न्यू है। रूप चित्रकारी जो होती है वो क्या हो जाएगा, इसको प्राचीन भारतीय इतिहास से नहीं जोड़ा जा सकता है, तो डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और भी देख लीजिए जो प्राचीन भारतीय इतिहास में आ जाएंगे, गुफाओं की चित्रकारी हो जाएगी, शिलालेख है, पांडुलिपियां है, लघु आकारी है, अभिलेख है, ये सभी प्राचीन इतिहास में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। आसपास के क्षेत्र की एक नदी पर सामाजिक विज्ञान की एक परियोजना संपन्न करते हुए निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थी द्वारा संग्रहित किया जा सकता है? नदी पर लिखी पुस्तकें, कविताएं और गाने, किसानों से साक्षात्कार, पाठ्य पुस्तक से संक्षेपण, या फिर नदी से संदर्भित एक चलचित्र देखना। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन सही हो जाएगा, नदी पर लिखी हुई कोई एक पुस्तक पढ़ सकते हैं, कविताएं और गाने हैं उनसे भी अपन लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, जो आसपास के किसान हैं उनसे भी अपन लोग नदी के बारे में बात कर सकते हैं, किस तरीके की जो परियोजनाएं उनको लाभ कर रही है या फिर हानि कर रही है, ये सभी भी आप उनसे जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, जो कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां वन एवं घास के मैदान की समझ को आंकने के लिए विद्यार्थी को दी जा सकती है? कौन सी हो जाएंगी यहाँ पे? चित्रों के साथ में सूचनात्मक लेख बनाना, ऐसे क्षेत्रों का मानचित्र पर पता लगाना, कॉपी में मुख्य या फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना। तो यहाँ पे क्या है, वन एवं घास के मैदान की समझ को आंकने के लिए बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा चित्रों के साथ में सूचनात्मक लेख बनाना और ऐसे क्षेत्रों का मानचित्र पर पता लगाना। ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। कॉपी में मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना ये इसमें नहीं आएगा, तो जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है, ए और बी वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, यहाँ पे आप लोगों को देखिएगा नहीं, थोड़ा सा नीचे कर ले रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करते हैं? किसका करते हैं? कॉग्निटिव प्रोसेस का, यानी कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया का। विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है, ये आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। दूसरा इसमें कह रहा है हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, समझाना है, इसमें भी उनका कॉग्निटिव प्रोसेस कार्य करेगा, तो ये भी सही हो जाएगा। बंदोबस्त क्या है, ये तो सिर्फ बंदोबस्त के बारे में बताना है, इसमें कोई भी संज्ञानात्मक प्रक्रिया का यूज नहीं हो रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव क्या थे, क्या क्या प्रभाव पड़े थे, क्या क्या यहाँ पर लाभ एंड हानि हुई थी, तो इसमें भी संज्ञानात्मक प्रक्रिया का यूज हो रहा है। तो ठीक है, ए बी डी तीन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, जो कि डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन किन तरीकों से स्थायी एवं नियमित नौकरी अनियमित नौकरी से भिन्न है, चर्चा करना है। और यह प्रश्न विद्यार्थी की खाली जगह दी गई है, करने की योग्यता को संबोधित करने का प्रयास कर रहा है। समानता और अंतर को, निष्कर्ष निकालने के अनुमान को, या फिर लगाने के अनुमान को, या फिर केस अध्ययनों से व्याख्या करना, या फिर तर्क करने में व्याख्या करना। तो ये जो किन किन तरीकों से स्थायी और नियमित नौकरी और अनियमित नौकरी से भिन्न है, तो यहाँ पे समानता और अंतर की ये बात कर रहा है, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुली किताब परीक्षा द्वारा अधिगमकर्ता के निम्नलिखित में से कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है? कौन से कौशल का किया जा सकता है? पाठ्येतर क्रियाकलाप, किसी मुद्दे पर विश्लेषण और मनन चिंतन करने की क्षमता, रटना, सामूहिक शिक्षा प्राप्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खुली किताब की बात कर रहा है, तो यहाँ पे किसी मुद्दे पर विश्लेषण करना और मनन चिंतन करने की क्षमता करना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे, आज का अपन लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन मूल्यांकन के छात्र भागीदारी करते हैं? क्विज में करते हैं यहाँ पे समवयस्क यानी कि पीयर, जो समूह है, प्रमाणीकरण है, या फिर स्वयं है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो समवयस्क होते हैं, पीयर जो होते हैं, समूह यानी कि ग्रुप में जो होते हैं, और प्रमाणीकरण होते हैं। ए बी सी
सॉरी प्रमाणीकरण नहीं होगा, वो प्रमाण नहीं देंगे, सर्टिफिकेशन नहीं होता है, और स्वयं हो जाएगा। ठीक है, ए बी डी हो जाएगा, जो कि दिया गया है आप लोगों के बी ऑप्शन में। तो ये आप लोगों का एक और पेपर कंप्लीट हो चुका है। और भी कई सारे पेपर हैं जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कराए हुए हैं, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन एक पेपर में होते हैं। इस तरीके से आपके कई सारे पेपर सॉल्व किए हुए हैं, जो कि आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर के आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड को शेयर करना, अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।